वेलकम बच्चों, कल हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये कह सकते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बैक क्रॉस। आज का हमारा टॉपिक है बैक क्रॉस। बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ। बैक का मतलब होता है पीछे। ओके, बैक का मतलब होता है पीछे। मैंने ये कहा, अगर मान लो F1 जनरेशन के अंदर आपके पास कोई बन के आई है कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन बन के आई है कैपिटल टी और स्मॉल टी की, कैपिटल टी और स्मॉल टी की। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी, या मैं कह दूँ F1 जनरेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये होमोजाइगस कंडीशन थी, तब इसकी गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके क्या हुआ, F1 जनरेशन मिली, कैपिटल टी और स्मॉल टी आकर मिली। ठीक है ना। अब इनमें से रिसेसिव जीन कौन सा था और डोमिनेंट जीन कौन सा था? अगर डोमिनेंट की बात करें तो ये वाला था, रिसेसिव की बात करें तो ये क्या था कि स्मॉल टी क्या था, रिसेसिव जीन की तरह काम कर रहा था। ठीक है ना। अगर मैंने ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में बन के आया है, इसका क्रॉस इन दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ करा दिया, ये वो कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ऐसा क्रॉस कहलाता है आपका बैक क्रॉस। अब बैक का मतलब मैंने बताया पीछे की तरफ। ये आपके पास जनरेशन बन के आई कैपिटल टी और स्मॉल टी की। क्या बन के आई? कैपिटल टी और स्मॉल टी की जनरेशन है, बन के आई। हमने क्या करा, इनको पीछे की तरफ क्रॉस करा दिया। पीछे से मतलब इनके पेरेंट्स से ही इनको क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाया? बैक क्रॉस। ओके, इसमें आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप डोमिनेंट जीन से करा सकते हो या आप रिसेसिव जीन से करा सकते हो क्रॉस, या आप किससे सकते थे? रिसेसिव जीन से क्रॉस करा सकते थे। अब बात अगर की जाए तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट क्रॉस। ओके, ये बिल्कुल ऐसा ही है। टेस्ट क्रॉस भी, टेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की परीक्षा करना, इससे क्या रिजल्ट निकालना। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बात की थी F1 जनरेशन की, यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन में हमारे पास बन के आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंट थे इसके कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला क्या था? रिसेसिव जीन था, ये वाला क्या था? डोमिनेंट जीन था। अब अगर मैंने ये जो जनरेशन बन के इसका क्रॉस करा दिया मैंने, किससे? स्मॉल टी से करा दिया, तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। जैसे कि ये क्रॉस अगर करा दिया जाए, तो इस प्रकार का क्रॉस कहलाएगा, क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं। बैक क्रॉस में मैंने क्या किया, F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग बन के आई है, F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग हमारे पास क्या हुई है, बन के आई है। ठीक है ना। उसका क्रॉस हमने किसके साथ करा दिया? किसी भी पेरेंट के साथ हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। वो पेरेंट कैपिटल वाला डोमिनेंट जीन भी हो सकता था, वो पेरेंट स्मॉल टी वाला रिसेसिव जीन भी हो सकता था। ठीक है ना, रिसेसिव जीन भी हो सकता था। ओके, अगर टेस्ट क्रॉस की बात की जाए, टेस्ट क्रॉस में हमने किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो भी F1 जनरेशन में क्या आई है, ऑफस्प्रिंग बनकर आई है, ऑफस्प्रिंग क्या हुई है, बनकर आई है, तो उसका क्रॉस करा दिया हमने किसके साथ? रिसेसिव जीन के साथ। इसमें डोमिनेंट जीन का कोई काम नहीं है। जब हमने क्या करा दिया, इसका रिसेसिव जीन स्मॉल टी के साथ क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो इस प्रकार का टेस्ट क्रॉस कराएगा आपका टेस्ट क्रॉस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक क्रॉस की अगर बात की जाती है, तो बैक क्रॉस कहलाता है इफ़ क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि क्रॉसिंग है या फर्टिलाइजेशन हम प्लांट्स में करा सकते हैं, एनिमल्स में करा सकते हैं, या कह सकते हैं अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करा सकते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम F1 जनरेशन, ये क्या है? F1 जनरेशन विथ वन ऑफ इट्स एनी पेरेंट, एनी पेरेंट्स। हमने क्या करा दिया? दोनों में से किसी भी एनी पेरेंट के साथ क्या करा दिया? इसका क्रॉस करा दिया। ये कह रहा था
देन दिस क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। F1 जनरेशन क्रॉस बाय विथ एनी पेरेंट, ये हो गया आपका बैक क्रॉस, ये हो जाता है आपका बैक क्रॉस वाली बात। अब आती है आपकी टेस्ट क्रॉस की बात। ओके, टेस्ट क्रॉस क्या कहता है? द टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन, देखो ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस में तो ये होते हैं हमेशा पेरेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। होमोजाइगस में कौन होते हैं? पेरेंट्स पाए जाते हैं। हेट्रोजाइगस में जो भी बन के आता है F1 जनरेशन में वो क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस, जिसमें दोनों एलील्स क्या हो? अलग अलग हो, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, क्या कहलाती है? हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन एंड द डबल रिसेसिव होमोजाइगस एंड द डबल रिसेसिव ये वाला था स्मॉल टी, ये किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि दोनों एलील्स क्या है? सेम है, दोनों क्या है? स्मॉल है। ये कंडीशन हो गई आपकी रिसेसिव होमोजाइगस। द टेस्ट क्रॉस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल्स एग्जिबिट डोमिनेंट कैरेक्टर आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इसका काम क्या था? जो भी आपके पास ऑफस्प्रिंग बन के आएगी, उससे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो होमोजाइगस होगी या हेट्रोजाइगस होगी, ये पता लगाना, ठीक है ना। हमने क्या काम किया है? F1 जनरेशन का क्रॉस कराया है, क्रॉस बाय रिसेसिव पेरेंट प्लांट, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? आपका टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाता है? चैप्टर 35 क्या हो जाता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसका एक बार क्या कर लेते हैं? हम रिवीजन कर लेते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो। हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर? पहली चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है वो थी जेनेटिक्स। वो क्या थी? जेनेटिक्स दो चीज़ों से मिलके बनी। पहली थी हेरिडिटी, दूसरी थी वेरिएशन, ठीक है ना। हेरिडिटी किसका आ गया? ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो कहाँ पेरेंट से किस में जाता है? ऑफस्प्रिंग में जाता है, क्या कहलाता है? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और कोई भी वेरिएशंस पाई जाए, कोई भी अलग न्यू कैरेक्टर आर फॉर्म, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? वेरिएशंस कहलाएगा। ओके, ये हो जाती है आपकी हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाली बात, ठीक है ना। फिर मेंडल था, मेंडल ने वर्क किस पे किया? गार्डन पी पे किया। किस पे किया? गार्डन पी पे किया। गार्डन पी का हमने नाम दिया पाइसम सटाइवम। गार्डन पी का हमने नाम दिया क्या? पाइसम सटाइवम। ओके, फिर अगर बात की जाए रीडिस्कवरी की, या फिर मेंडल के जो भी नियम दिए थे या जो भी इन्होंने काम किया था, इनको रीडिस्कवर किसने किया था? तो वो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे। हॉलैंड के कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। किसके थे? हॉलैंड के थे, ठीक है ना। ओके, फिर आई बात जर्मनी की। जर्मनी के थे कौन? कार्ल कोरेंस। जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। ओके, फिर आए बात ऑस्ट्रिया की। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमैक, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? मेंडल के नियमों का क्या था? रिडिस्कवरी की थी। फिर बात की जाए सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट की। कि मेंडल ने पी के प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो प्लांट कितने तरह के होते हैं? लाइफ स्पैन के आधार पर या लाइफ साइकिल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एनुअल होता है, ठीक है ना, एक पेरेनियल होता है। ये क्या होता है? पेरेनियल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट ऐसा होता है जो 1 साल के अंदर क्या कर लेता है? अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है। 1 साइकिल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कर लेता है, पूरा कर लेता है, क्या कहलाता है? एनुअल प्लांट। जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है ना, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? सारे के सारे एनुअल प्लांट्स होते हैं। पेरेनियल प्लांट जैसे कि आपकी बेनियन ट्री, नीम ट्री, ये सारे क्या होते हैं? पेरेनियल होते हैं। इनको 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना।
तो एनुअल प्लांट था सारा का सारा। अभी इस एनुअल प्लांट से हमको क्या लाभ, हमको ये लाभ था, हमको ये बेनिफिट था कि इसकी लाइफ साइकिल या इसकी जनरेशन की स्टडी हम क्या कर सकते हैं, छोटे कम समय में ज़्यादा स्टडी की जा सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा यह था कि इसको कम जगह में क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, द पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज वेरी शॉर्ट, हेंस इट्स मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड इजीली इन ए शॉर्ट टाइम, इजीली इन ए शॉर्ट टाइम। इट कैन बी इजीली ग्रोन इन गार्डन और एनी पॉट और एनी पॉट। ओके, तीसरा मेन रीज़न था इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन सबको पता है, अगर फ्लावर है मेल और फीमेल का, ठीक है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं तो दोनों के बीच में क्रॉस हो जाए तो क्या कहलाता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जब दो अलग अलग फ्लावर हो या अलग अलग प्लांट हो, ठीक है ना, उन पे अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के और भी तरीके हो सकते हैं। मेल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ओवरी या स्टिग्मा होता है जो, उसको हम क्या कर दें, हटा दें। मतलब इस मेथड को हमने बोला था इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन। ओके, इमेस्कुलेशन मेथड। रिड्यूस या एंड ऑफ या बैगिंग कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है बैगिंग, बैगिंग इन फीमेल पार्ट। ओके, बैग होता है, पन्नी लगा दो, कोई भी बैग लगा दो जिससे वो बांध दे, क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हो जाता है आपके सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स। बात आती है फिर प्लांट के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, प्लांट के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने क्या किया था, सेलेक्ट किया था, जिनको मेंडल ने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स या 7 पेयर्स लिए थे। तो पहला कैरेक्टर था आपका हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में था टॉल प्लांट, रिसेसिव के रूप में था ड्वार्फ प्लांट। सेकंड था पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर है वो कहाँ लगा हुआ है। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में था एक्सिलरी। एक्सिलरी कंडीशन ये होती है, कोई भी फ्लावर होता है, ये प्लांट है, ठीक है ना, ये फ्लावर है, तो फ्लावर अगर इस तरफ लग रहा है, साइड की तरफ लग रहा है, तो ये कैरेक्टर क्या था, डोमिनेंट। अगर ये टॉप पे लग रहा है, टर्मिनल है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर था। ये क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में था। ओके, फिर थर्ड बात की हमने किसकी, शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। तो इसमें इन्फ्लेटेड मतलब जो फली थी वो क्या थी, फूली हुई थी, तो डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में पाई जा रही थी। रिसेसिव थी जो कॉन्स्ट्रिक्टेड के रूप में पाई जा रही थी। फोर्थ नंबर पे आया आपका कलर ऑफ पोड, फोर्थ नंबर पे आया आपका कलर ऑफ पोड। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में क्या थी, हमारे पास ग्रीन पोड थी। येलो पोड किसके रूप में थी, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में। ओके, फिर फिफ्थ नंबर पे आया शेप ऑफ सीड, कि सीड था उसकी शेप क्या थी, उसकी शेप क्या थी, वो गोल था या दबा हुआ पिचका हुआ था, तो ठीक है ना। अपने पास डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में क्या था, वो राउंड था, क्या था, राउंड था। और रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में क्या था, रिंकल था, मतलब पिचका हुआ था। मटर पिचकी हुई होती है ना, पिचका हुआ था। ओके, फिर सिक्स्थ नंबर पे आया कलर ऑफ सीड कोड, कलर ऑफ सीड कोड। ओके, सिक्स्थ नंबर पे आया कलर ऑफ सीड कोड। तो कलर ऑफ सीड कोड के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर था ग्रे, रिसेसिव कैरेक्टर था वाइट। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, वाइट कलर था, ठीक है ना। फिर सेवन्थ नंबर पे आया कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में था येलो कलर, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में था ग्रीन कलर। ओके, फिर आई हमारी बात कुछ टर्मिनोलॉजी की, तो फर्स्ट टर्म हमने दी थी एलील या एलिलोमॉर्फ्स, ठीक है ना, एलील्स या एलिलोमॉर्फ। तो हमने ये कहा कोई भी जीन होता है, एक सिंगल जीन के कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 2 एलील्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 एलील्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे करेक्ट जीन अगर लिया जाए, कोई सा भी जीन ले सकते थे हम, या कोई सा कैरेक्टर ले सकते थे, तो इसके एलील्स बना दिए हमने कैपिटल टी या स्मॉल टी क्या हो गए, एलील्स हो गए, ठीक है ना। तो एलील्स, एलिलोमॉर्फ। अगर ये दोनों कैपिटल कंडीशन में, तो इन्हें बोला था हमने होमोजाइगस, हमने बोला था होमोजाइगस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग कंडीशन में हैं, तो इसको बोला था हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना।
Alleles are two or more alternative form of any factor or gene. For example, in pea plant, capital T is for tall, capital T is for tall, and small t is for dwarf plant. ठीक है ना? तो कैपिटल के लिए हमने बोल दिया होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी के लिए हमने बोल दिया होमोजाइगस ड्वार्फ. ओके. फिर बात की हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमसे कह रहा था अगर आप एक समय में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट हो गया या सीड शेप हो गई, तो एक कैरेक्टर को अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो मोनोहाइब्रिड कहलाएगा. अगर दो को यूज़ में ले रहे हो तो वो कहलाएगा डाईहाइब्रिड. तो मोनोहाइब्रिड क्या कहता है? सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, इज टेकन देन इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट इज़ टेकन देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके. डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? when to study the two pairs of parent character, when to study the two pairs of parent characters is crossed, then it is called dihybrid cross. ओके. फिर बात की हमने जीनोटाइप की. हमने जब भी F1 जनरेशन का क्रॉस कराया है, F1 जनरेशन का हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया है, उसके बाद में हमने क्या निकाला है? रिजल्ट के रूप में जीनोटाइप निकाला है. ये जीन कैसे कैसे आए? रिजल्ट के रूप में हमने देखा कि जीन कैसे कैसे पाए गए. दूसरा हमने निकाला फिनोटाइप, कि ये जो जीन थे ये कैसा करेक्टर शो कर रहे हैं, तो जीनोटाइप के लिए हमने बोला है जीन स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल विच मेल और फीमेल receives from his her parents through inheritance are called genotype. कोई भी जीन है वो पेरेंट्स से किस रूप में आता है, ठीक है ना, यही कहलाता है आपका जीनोटाइप कहलाता है. फिर बात की हमने फिनोटाइप की. फिनोटाइप हमेशा करेक्टर पे काम करता है कि वो टॉल है, शॉर्ट है, या वो येलो है या ग्रे है, ठीक है ना, या ग्रीन है, ठीक है. फिनोटाइप द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल जो बाहर से आप देख सकते हो, जैसे कि प्लांट की हाइट है, आपको पता चल जाएगा कि वो बड़ा है, लॉन्ग टॉल है या ड्वार्फ प्लांट है. अगर पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट की शेप क्या है, अगर शीट की शेप बात की जाए तो वो क्या है, गोल राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है ना. द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप, जैसे कि राउंड एंड रिंकल्ड. ओके. फिर बात करें हम अगर F1 जनरेशन, हमने देखा कि जब भी हमने पेरेंट्स का होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस कराया है तो हमारे पास क्या बन के आई है? हमेशा F1 जनरेशन. इसको बोलते हैं फिगर फर्स्ट जनरेशन. द फर्स्ट जनरेशन डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स मेल और फीमेल इज क्रॉस्ड F1 जनरेशन. इज कॉल्ड F1 जनरेशन. F2, जब भी हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया है F1 और F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया है तो हमारे पास बन के आई है क्या? F2 जनरेशन, ठीक है ना. ओके. द जनरेशन डेवलप्ड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन among F1 generation is called F2 generation. ओके. फिर बात की जाए, मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल जीन वर्ल्ड यूज़ में नहीं लिया था, उन्होंने एक वर्ड था क्या? फैक्टर. इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है मैंने. उन्होंने एक वर्ड था फैक्टर, वो क्या किया था? काम में लिया था. दीज फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स लेटर ऑन, ठीक है ना. ओके. इन फैक्टर को बाद में जीन कहा गया, और जीन किसने कहा था? बेटसन ने कहा था. किसने कहा था? 1905 में जीन वर्ल्ड किसने दिया था? जीन वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय बेटसन. कब दिया था? 1905 में दिया गया था. उससे पहले इन जीन को क्या बोला जाते हैं? उससे पहले मेंडल या कोई भी साइंटिस्ट था उसको क्या बोल रहा था? फैक्टर. ओके. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए, ठीक है ना. फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रेशन. थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड था? ये जो ऊपर के नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। ये दोनों नियम किस पे, लॉ किस पे है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके ऊपर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, किसके ऊपर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं, इट इज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड की F1 जनरेशन पे क्या करता है, सारे के साथ डिपेंड है। द फैक्टर अकर्स इन पेयर इफ फैक्टर ऑफ पेयर आर dissimilar then one of these factors become dominant, so one is dominant and other remain recessive। एक recessive होता है, एक क्या होता है, dominant होता है। if an organism has both the factors of the character then one of them express itself। अगर dominant और recessive का क्या करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, तो उनमें से जो डोमिनेंट था वो क्या करता है, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, तो वही कहलाता है आपका डोमिनेंट जीन। और यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का कराया था। फिर सेकंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इट इज़ प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ F2 generation of monohybrid cross। According to it, at the time of gamete formation the two factors responsible for one character separate and inherited। जब भी F1 जनरेशन के लिए क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग होना। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग होना, ओके। Each gamete has only one factor for a character, so gamete is always pure। So gamete is always pure for each character, for each character। That's why it is called law of purity of gametes, ठीक है ना। The law of purity of gametes। According to this law, alleles does not mix with each other। Alleles does not mix with each other and both characters is expressed in F2 generation whether not expressed in F1 generation। जो कि F1 जनरेशन में नहीं शो कर पाए थे, वो F2 जनरेशन में क्या कर देते हैं, अपने आप को शो कर देते हैं। किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, ओके। ऑल द पेरेंट्स हैव बोथ एलील्स फॉर ए कैरेक्टर बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट एंड ए गैमेट हैव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल भी लिया था टॉल और डॉर्फ प्लांट का। इसमें हमने यहाँ पे देखा था F2 जनरेशन के लिए जब भी बनाए तो होमोजाइगस था, जो कंडीशन थी रिसेसिव वाली, उसने भी अपने आप को क्या कर दिया था, शो कर दिया था। होमोजाइगस कंडीशन थी जो रिसेसिव वाली, उसने भी अपने आप को क्या कर दिया, शो कर दिया, और जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने निकाल लिया। फिर थर्ड नंबर पे आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है ना। असॉर्टमेंट का भी मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है ना। किसके ऊपर बेस है, F2 जनरेशन, सॉरी डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड देन देयर इज नॉट ओनली अफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। ये कहता है एक दो कैरेक्टर जब भी आपने साथ साथ लिए हैं तो दोनों के जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों कैरेक्टर के गैमेट्स एक दूसरे के साथ आसानी से क्या हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आसानी से क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, इनहेरिटेड हो सकते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ एलील्स ऑफ ईच कैरेक्टर वन आर नॉट ओनली सेपरेट बट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। कैसे, अलग अलग कैरेक्टर जो भी थे, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से अपना कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। और दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज Therefore it is called as law of independent assortment। ओके, ये कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे हमने देखा था चेकर बोर्ड भी बनाया था, दो कैरेक्टर लिए थे, एक तो राउंड येलो और राउंड लिया था जो कि डोमिनेंट था, ग्रीन और रिंकल लिया था वो क्या था, रिसेसिव था। उसके लिए हमने बना लिया था F1 जनरेशन में कैपिटल वाई
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया था, इसके हमने गैमेट्स बनाए, तो कैपिटल आर वो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बने, इनका हमने वो क्रॉस करा दिया, तो हमारे पास फिनोटाइप बन के आया था 9 3 3 1। फिर हमने जीनोटाइप भी देख लिया था, जीनोटाइप बन के आया था हमारे पास 122 412 412 121, ठीक है ना, ये क्या था हमारे पास जीनोटाइप। ओके, फिर बात की हमने बैक क्रॉस की अभी भी समझाया है मैंने, कोई भी क्रॉस था, ठीक है ना, तो F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करा दिया हमने, किसी भी पेरेंट से करा दिया, पीछे की तरफ देख के कोई भी पेरेंट हो सकता है, वो या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव कंडीशन में हो, तो ये कहलाएगा क्रॉस क्या, बैक क्रॉस कहलाएगा। फिर बात की हमने टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है, F1 जनरेशन था उसका क्रॉस किससे करा दिया हमने, रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा दिया, तो ये कहलाएगा कि ये वाला क्रॉस कहलाया हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाया। फिर बात की हमने एक्सेप्शंस की बात की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, ठीक है ना। मेंडल ये कहता था कि वे जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है F1 जनरेशन में क्या करता है, खुद को शो करता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही कहता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो एक प्लांट था 4 o'clock प्लांट, जैसे मीराबली जलापा भी बोला हमने, सेकंड प्लांट था स्नैपड्रैगन का, ठीक है ना। इनमें जब भी हमने कैपिटल आर और स्मॉल का क्रॉस कराया, तो हमारे पास रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब भी क्रॉस कराया, तो हमारे पास दोनों का एक मिक्स कलर निकल के आ गया, पिंक कलर, दोनों का मिक्स कलर निकल के आ गया, हमारे पास पिंक कलर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यही कहलाता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। इट इज़ एन एक्सेप्शन फॉर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, समटाइम्स अ डोमिनेंट जीन डू नॉट शो, डोमिनेंट जीन ने अपना इफेक्ट को क्या नहीं किया, शो नहीं किया कंप्लीट डोमिनेंट ऑन रिसेसिव जीन, ठीक है ना। इट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच विल जनरेट इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इन दोनों का बीच का कलर निकल के आ गया, वो कलर था पिंक कलर। इसके लिए हमने F2 जनरेशन बना ली, इसके लिए क्या कर लिया हमने F2 जनरेशन बना लिया, फिनोटाइप निकाल दिया, ठीक है ना। फिर बात की हमने कोडोमिनेंस की। को का मतलब होता है साथ साथ पाया जाने वाला, को का मतलब होता है साथ साथ पाया जाने वाला। इसके लिए हमने काम किया था कि रेड कलर का कैटल का क्रॉस करा दिया हमने वाइट के साथ, रेड कलर की कैटल का हमने क्रॉस करा दिया वाइट के साथ। अब क्या हुआ, जो भी कैटल बन के आया है इस पर रेड कलर के और वाइट कलर के क्या थे, कुछ पैचेस पाए जा रहे थे, मतलब वाइट कलर भी था स्किन में, रेड कलर भी था स्किन में, वाइट कलर भी था स्किन में और रेड कलर भी थे। जैसे कुछ गाय दिखती हैं, ठीक है ना, कुछ कैटल्स दिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोडोमिनेंस, जब दोनों कैरेक्टर क्या हो F1 जनरेशन में साथ साथ पाए जाएं। इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव factors present in one pair of alleles are equally contributed to express in F1 generation. This process is known as codominance, ठीक है ना। फिर हमने इसके लिए क्या कर लिया था, एक एग्जांपल भी ले लिया था, जैसे कि स्किन कलर इन कैटल्स लिया था, तो हमने वहाँ कलर बनाया था जो कि दोनों कलरों का मिक्स बना हुआ था, दोनों कलरों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें रेड कलर के स्पॉट्स भी थे, वाइट कलर के स्पॉट्स भी थे। उस कलर को हमने एक नाम दिया रोन कलर, क्या नाम दिया, रोन कलर। फिर हमने उसके लिए क्या निकाल दिया, F2 जनरेशन निकाल दिया, फिर ठीक है ना। फिर हमने बात की मल्टीपल एलिस की, तो हमने एक मल्टीपल एलिस के लिए हमने ये कहा कि कोई भी कैरेक्टर होता है उसको कौन एक एलील के द्वारा जनरली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ जीन बट मोस्ट ऑफ जीन्स हैव मोर देन 2 एलील्स, ठीक है ना। कुछ जीनों के क्या होते हैं 2 से ज़्यादा एलील्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसका मतलब इन 4 ब्लड ग्रुप को कौन डिटरमाइन कर रहा है, 2 से ज़्यादा एलील्स डिटरमाइन कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा एलील्स डिटरमाइन करने, यही कहलाता है आपका मल्टीपल एलिज्म, यही क्या कहलाता है मल्टीपल एलिज्म। लेथल, फिर आता है लेथल जीन। लेथल का मतलब होता है घातक, किसी भी चीज़ को मार देने वाला, डेड करने वाला। लेथल जीन क्या होता है, रेट में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जब भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे कि स्किन का वो उसमें होता है, रेट्स में होता है, ठीक है ना। लेथल जीन कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। लेथल जीन शो दियर लेथलिटी इन होमोजाइगस स्टेज, जनरली होमोजाइगस स्टेज में, ओनली किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में। सो लेथल जीन्स आर जनरली रिसेसिव इन केस ऑफ लेथलिटी, which in case of phenotypic expression they may be dominant, recessive और codominant, ठीक है ना।
इसके लिए हमने बात कर ली थी ये वाली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के क्रॉस जब भी कराया तो हमने कैपिटल वाई की F1 जनरेशन मिल के आई और ये वाला क्या हो गया, डेड हो गया। इसीलिए और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो गया था, मतलब जब भी ये गर्भ में था, ठीक है ना, तभी ये मर गया। अब हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स बन के आए, 3 ऑर्गेनिजम्स बन के आए, इसीलिए हमारे पास जीनोटाइप का रेशो फिनोटाइप का रेशो क्या हो गया, 1:1 से किस पे चेंज हो गया, 2 और 1 पे चेंज हो गया। ठीक है ना। फिर बात आती है पेलियोट्रॉपी की। पेलियोट्रॉपी आपसे ये कह रहा था कि एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, एक मोर देन रेगुलेट मोर देन 1 कैरेक्टर। ओके, मोर देन 1 कैरेक्टर, ये कहलाता है आपका पेलियोट्रॉपी। ओके, देख लेते हैं। सम जीन्स रिफ्लेक्ट इट्स इफेक्ट ऑन मोर देन 1 कैरेक्टर, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज पेलियोट्रॉपी, मीन्स 1 जीन्स डिटरमाइन मोर देन 1 फंक्शन। मैंने भी यही कहा, एक जीन था, ठीक है ना, उससे एक से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, फंक्शन रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज पेलियोट्रॉपिक जीन्स। 1 जीन में हैव मैनी एलिस एंड मैनी जीनोटाइप्स। 1 जीन में कंट्रोल मैनी जीनोटाइप्स, जैसे कि हो जाता है आपका वाइट कलर आई ड्रोसोफिला जो होता है, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी आइज़ का कलर होता है वाइट। उसके साथ साथ जो एक जीन होता है वो उसके विंग्स के शेप को भी रेगुलेट करता है और साथ ही उसका जो पेट होता है, उसका जो एब्डोमेन होता है, उसकी भी शेप को कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। फिर बात की हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो हमने बात की ह्यूमन के अंदर ऑटोसोम्स पाए जाते हैं जो कि कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर, जिसको हम 44 में चेंज कर सकते हैं। फिर पाए जाते हैं एलोसोम्स, कितने होते हैं, 1 पेयर, जिनको हम 2 कर सकते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं 46। तो ये जो एलोसोम्स है इन्हीं को बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, सेक्स क्रोमोसोम, इन दोनों को हमको कहाँ करना है, काम करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इज एक्स वाई टाइप, या तो एक्स के कारण हो गया, वाई के कारण। वाई के कारण होगा हमेशा बॉय होगा या मेल होगा, एक्स के कारण होगा हमेशा फीमेल होगा। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर्स ऑफ आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। मैंने एक ऑटोसोम्स थे जो 22 पेयर्स थे, जिन्हें ऑटोसोम बोला। ये फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं। इनका काम होता है 2 आइज़ देना, 2 हैंड देना, 2 ईयर देना, ठीक है ना, ये सारे बॉडी के फॉर्मेशन करना। बस सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, हमेशा एलोसोम्स करते हैं। ओके, A pair of X chromosome are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosome are determined of the male characteristic. Female produce only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability to fertilize. कितनी प्रोबेबिलिटी है एक्स क्रोमोसोम की एक्स के साथ फर्टिलाइज होने की, जितनी की वाई के साथ हो सकता है वो उतनी ही क्या है, 50-50% चांस होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल का, वो किसके साथ, एक्स के साथ भी फर्टिलाइज होता है या वाई के साथ फर्टिलाइज होता है 50%। तो यही कहता है, इन केस ऑफ ओवन फर्टिलाइज विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फीमेल, एक्स बन जाएगा। जब भी एक्स के साथ फ्यूज होगा तो फीमेल बॉडी बन जाएगा। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ वाई क्रोमोसोम, जब भी फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ वो होगा, फर्टिलाइज होगा, तो क्या बन जाएगा, मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही कहलाता है आपका क्या। फिर हमने इसको डायग्रामेटिकली समझा। मेल था, मेल में 44 क्रोमोसोम क्या थे, सेम थे, फीमेल में 44 क्रोमोसोम सेम थे। एलोसोम्स की बात की तो यहाँ पे एक्स वाई आ गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक्स आ गया। ओके, फिर इनको हमने गैमेट्स बना लिए 22, ठीक है, मैं बांट दिया और एक यहाँ एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, इन दोनों को फ्यूज़ कराया तो 22 और 22 जोड़ के हो गए 44, ठीक है ना। साथ में एक्स आया, साथ में एक्स आया, ये बन गए आपके पास फीमेल। ऐसे ही दोनों यहाँ पे बात करें तो मेल बन गए। इसी प्रकार से क्या बन गया आपका, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। और सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, ओनली किस पे कर रहा है, वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता, प्रेजेंट होता है हमेशा मेल बॉडी के अंदर। किस में होता है, मेल बॉडी के अंदर। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो भी होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली मेल के ऊपर। ओनली किसके ऊपर है, मेल के ऊपर ही डिटरमाइन करता है। ये आज आपका चैप्टर क्या हो जाता है, बिल्कुल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 35
सॉरी 35, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कल से हम देखेंगे बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर नंबर 36, उसका नाम है क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन। ओके, थैंक यू।